हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेक्टर के न्यू सेशन में। तो चलिए, कल के क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, उस पर एक एग्जाम्पल लेकर सोल्व भी किए थे। तो आज के क्लास में उससे आगे चलेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण क्लास आधा पर छोड़ दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास करते हैं रोचक तरीके से स्टार्ट। तो आज के पहला VVI है, इसको VVI कर लीजिए, ठीक है। VVI पॉइंट है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत इकाई सदिश। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो अगर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत इकाई सदिश कहे दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना है, केवल एक चीज़ करना है, क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और बट्टे में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, जैसे हम पढ़े थे वेक्टर में कि इकाई सदिश, तो ए कैफ इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, वेक्टर ए बट्टे में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो आप लोग को पता होगा ये सब। तो चलिए, इकाई सदिश के बारे में हम समझ गए हैं। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेकर भी सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा, लंबवत इकाई सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत इकाई सदिश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बटे में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और उसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपका, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैफ प्लस 5j कैफ, और क्या दिया हुआ है, प्लस k कैफ, तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 4k कैफ है। ठीक है, इतना तक सभी को दिखाई दे रहा होगा। हो तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत क्या, इकाई सदिश ज्ञात करना है, इकाई सदिश निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना है, तो ये लंबवत इकाई सदिश। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो ऊपर में लिखेंगे i j k। तो कह रहा है ए क्रॉस बी, तो ए के कंपोनेंट आगे ले लेंगे, i के कंपोनेंट 2, j के 5 और k के 1। इसमें चलेंगे तो दोस्तों 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आई को बाहर करेंगे। तो आई के बाहर करेंगे तो आमने और सामने वाला का छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट तो आप लोग को समझ में आवे करता है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस जे बाहर होगा, तो आमने सामने वाला को छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे और ऐसे छूट जाएगा, तो यहाँ से ही बचेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऐसे छूटेगा तो 3 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब प्लस का के बाहर करेंगे। तो प्लस के बाहर करेंगे तो आमने सामने वाला तो छूट जाएगा, तो होगा 2 दूनी 4, माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ई वाला चलेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, इसमें चलेंगे तो ये और ये, इसमें तो ये और ये छोड़ के चलें। चलिए और आगे चलते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 18
आई कैफ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -5 j कैफ, और क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा 11 k कैफ। दोस्तों इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब इतना तक समझ में आ गया दोस्तों, तो चलिए और आगे चलते हैं। तो जब और आगे चलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस -11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का स्क्वायर करिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो चलिए इधर हम कर लेते हैं 18 के 64 की 4 हो जाएगा, हाथ में 6, 8 6 14, 144 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 2 1 324 होता है क्या दोस्तों, देखिए तो 324, 88 64 की 4, हाथ में 6, 8 6 14, 1 8 और 8 4 12 के 2 1 1 2 1 3। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 324 प्लस हो जाएगा 25 प्लस का हो जाएगा 121। ठीक है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, दिखाई दे रहा है दोस्तों, 470 के रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही पर कैलकुलेशन कर देते हैं। तो चलिए हमारे पास जगह की कमी हो रही है, क्या इसको हटा दें, चलिए आप लोग को इधर समझा देते हैं। तो लंबवत इकाई सदिश क्या होता है, लंबवत लिख देना है दोस्तों, वेक्टर A तथा वेक्टर B के बीच वेक्टर B के लंबवत इकाई सदिश, उसके बाद बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बट्टे में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इतना के बाद चलेंगे तो A क्रॉस B कितना है, तो A क्रॉस B देख लीजिए यहाँ कितना है, तो A क्रॉस B देख लीजिए कितना है, 18 I कैप -5 J कैप -11 K कैप है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद हो जाएगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है 470 का रूट। आप लोग आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समझा दिए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम समझा दिए हैं दोस्तों, चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, उसके बाद आगे की ओर ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है दोस्तों। तो चलिए इसको हम साफ़ कर लेते हैं, तब तक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो ज़्यादा कुछ हार्ड प्रश्न नहीं है, एक आसानी से एक एग्जाम्पल समझाए हैं, तो बिल्कुल सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो चलिए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ के बाद आता है, क्या आता है, यहाँ के बाद आता है दोस्तों एरिया। ठीक है दोस्तों, एरिया क्षेत्रफल, क्या आता है, क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल। जैसे किसी चीज़ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बारे में तो जानते हैं। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट में लिखना है क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब संलग्न भुजा वेक्टर A तथा वेक्टर B हो, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब संलग्न
भुजा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब संलग्न भुजा क्या है, संलग्न भुजा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो। तो चलिए एक, जैसे कि ए है, ए वेक्टर ए है, और ए वेक्टर बी है। ये क्या है, वेक्टर बी है, ए वेक्टर ए है। तो ये समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा तब ना। तो यहाँ से चलिए, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। तो ए भी बी वेक्टर हो जाएगा और ये ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो चलिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है क्षेत्रफल बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल जितना बता रहा है उतना ही ध्यान दीजिए, एग्जाम में सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए क्रॉस बी होता है, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब संलग्न भुजा, तो चलिए दोस्तों इसको साफ कर देते हैं। तो जब इसको साफ कर देते हैं तो त्रिभुज का, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों, त्रिभुज थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब संलग्न भुजा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो। चलिए दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं, ये भी समांतर चतुर्भुज पहले बनाइए, संलग्न भुजा उसी में होता है। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए वेक्टर ए हो गया और ए वेक्टर बी है, तो ए भी वेक्टर ए हो जाएगा और ई वेक्टर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ हमें त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज एक काम करते हैं, यहाँ विकर्ण को हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो जब विकर्ण को मिला लिए तो हमें क्या चाहिए, त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना का हमें क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ से हम हटा देंगे तो क्या ये त्रिभुज नहीं होगा, बिल्कुल त्रिभुज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी हम संलग्न भुजा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या निकाले थे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वो तो सभी का निकल जाता था, तो ये तो हमें आधा चाहिए, तो क्या कर देंगे, 1/2 से भाग दे देंगे। बस आपको समझ में आ गया होगा। जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज का पूरा का एरिया निकल जाएगा। तो हमें चाहिए कितना, आधा चाहिए, तो बस आधा से मतलब कि भाग दे देंगे 2 से। तो चलिए इतना तक समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे की ओर। एक और क्षेत्रफल निकालना है जब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए हम इस सभी को मिटा देते हैं, केवल इस सभी को मिटा देते हैं, फिर से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों नंबर 3 में क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण
D1 वेक्टर तथा D2 वेक्टर हो तो क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज, पहले बनाइए, फटाक से समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, क्योंकि हमको से उतना बढ़िया तो बनेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास तो स्केल है ही नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए और आगे चलते हैं, तो विकर्ण को मिला देंगे यहाँ से और यहाँ से मिला देंगे विकर्ण के। ये हो गया D1 वेक्टर, आई हो गया दोस्तों D2 वेक्टर, D1 D2। ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, विकर्ण दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड। जानते हैं दोस्तों, इतना निकालेंगे ना तो समांतर चतुर्भुज का दुगना हो जाएगा, यानी कि डबल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि विकर्ण दिया हुआ है। तो इसी को जब डबल निकलेगा तो इसमें क्या कर देना है, 1/2 से भाग, अब तो निकल जाएगा ना। जब दोगुना हो जाएगा इसका तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा सिंगल। तो हमें उम्मीद है कि इतना तक सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। उसके बाद एक आता है लैग्रांज सर्व समीकरण आता है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लैग्रांज समीकरण को हम सिद्ध करते हैं। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, हमारे साथ चलिए, तिक धनाधन। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। क्या है दोस्तों? लैग्रांज समीकरण है। ठीक है, ये VVI पॉइंट है, VVI मतलब कि भुलाइल VVI का मतलब ही नहीं समझ लेना लोग कि VVI के मतलब, जब हम VVI कह दिए तो यही एग्जाम में आ रहा है। VVI का मतलब ये होता है कि एग्जाम में आएगा, हूबहू नहीं आएगा, लेकिन इस टॉपिक से आएगा। जैसे अब 2x दिया हुआ है तो क्या एग्जाम में 2x आएगा, 3x आएगा, तो आप लोग से नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो VVI का मतलब वही होता है। तो कई हमारे दोस्त हैं कि VVI का मतलब समझ जाते हैं कि यही एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए लैग्रांज समीकरण की ओर चलते हैं। तो लैग्रांज समीकरण तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं? लैग्रांज होगा, लैग्रांज समीकरण कहता है दोस्तों, क्या कहता है? चलिए सभी को लग रहा होगा कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए हमारे साथ बोर्ड पर। क्या होता है? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब और आगे क्या होता है, ये भी तो जिज्ञासा हो रहा होगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर V के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या होता है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? होल स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए क्या आप लोग इसको प्रूफ कर दें? जल्दी से बोलिए तो फटाक से इसको प्रूफ किया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो चलिए दोस्तों इसको प्रूफ करते हैं। तो जब इसको प्रूफ करेंगे तो चलिए LHS से चलते हैं। दोस्तों LHS से चलते हैं और थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। तो चलिए इसको LHS से चलते हैं, दिखाई दे रहा होगा, और इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं LHS इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। तो LHS बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? वेक्टर A क्रॉस
वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो ए क्रॉस बी के हम फार्मूला क्या बताए हैं? ए क्रॉस बी के लिए हम फार्मूला बताए हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का दोस्तों एक चीज़ और कर लेते हैं। हम एक चीज़ बताए हैं दोस्तों, क्या बताए हैं? बताए हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी कि मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो या खाली होल स्क्वायर हो, बतिया इज द सेम है, क्योंकि इंग्लिश हमको बहुत मजबूत है। दोनों बतिया इज द सेम है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम मैग्नीट्यूड में पहले कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखे या होल स्क्वायर। तो चलिए, और मैग्नीट्यूड के लिए हम बताए हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा होता है। आप लोग तो इसको भूल जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए, तो यहाँ आगे चलते हैं। तो हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, और टोटल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक किसी का कोई समस्या? इतना तक नहीं है तो और आगे चलते हैं। तो ये काम करते हैं, सभी को स्क्वायर कर देते हैं। तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आगे चलेंगे तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इतना तक किसी का कोई एतराज नहीं है। तो चलिए, हम इस साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, लाइट कट चुका है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देखते हैं लाइट आता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, लाइट आ गया है। तो अभी हम समझा रहे थे कि साइन को कॉस में चेंज कर दिए। ठीक है दोस्तों, जब इतना तक कर दिए हैं तो चलिए और आगे चलते हैं। और आगे क्या करना है? तो पहले तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। कहाँ चलेंगे? इस तरफ चलते हैं, दिखाई देगा। तो ये काम करिए, इसको से गुना कर देते हैं दोनों में। ठीक है, 1 से गुना कर देंगे, उसके बाद 1 माइनस मतलब फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे। तो 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस जब गुना करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक समझ में आ गया होगा। ये दोनों को एक साथ है ना, तो इसको गुना कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या किया हूँ। तो गुना कर दिए हैं, तो जब गुना कर दिए हैं तो और आगे चलते हैं। तो यहाँ तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और यहाँ माइनस सब के स्क्वायर है तो एक के थोड़ी होल स्क्वायर कर देते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इतना तक समझ गए हैं दोस्तों, तो एक चीज़ आप लोग को याद होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इतना के जगह पर कर देते हैं दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका प्रूफ होने वाला है फॉर्मूला। थोड़ा सा और आगे चलिए। तो दोस्तों यहाँ तो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
माइनस क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, आपका RHS आ गया, यानी कि आपका फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। चलिए तो वेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया। LHS से चल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड क्या उसका ये तो बतावे किए हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, सभी को अलग अलग स्क्वायर दे दिए। ठीक है दोस्तों, जब सभी को अलग अलग स्क्वायर दे दिए तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सभी से गुना कर दिए, तो इतना आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना को कर दिया पूरा का होल स्क्वायर कर दिए हैं, देख सकते हैं होल स्क्वायर कर दिए तो इतना के बराबर ए डॉट बी होता है। ए डॉट बी बताएं ना कि ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, इतना तक ध्यान आपको रहना चाहिए। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।